हर इंडस्ट्री में ये कैपिटल साइकिल्स हैं। तो समटाइम्स ये कैपिटल साइकिल्स आपको जल्दी समझ आती है, कभी कभी लेट समझ आती है, बट जब आपको लगे इस इंडस्ट्री की कैपिटल साइकिल खराब हो गई है, चाहे वो 6 महीने हो, 3 महीने हो, 9 महीने बाद आपको समझ आए, एग्जिट ले लेना चाहिए उस टाइम पे। क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होती है। अब जैसे एक और इस लेंस से एक और इंडस्ट्री समझते हैं, ER&D इंडस्ट्री को। जैसे आपके धंधे हो गए टाटा एलेक्सी जैसे, LTTS जैसे, KPIT जैसे। सॉरी सर, क्या है ERTD? ER&D ओके। मतलब इंजीनियरिंग IT सर्विसेज होती हैं ये। तो जैसे एक तो आपकी वनीला IT सर्विसेज है, जैसे इन्फोसिस है, राइट, जैसे TCS है। फिर आपके एक ER&D बिजनेसेस है जो आपको R&D में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ER&D, ओके, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके। तो ER&D में हेल्प कर रहे हैं आपको, राइट। तो जैसे आपका अब टाटा एलेक्सी का या फिर KPIT का जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर जैसे BMW हो गया, तो BMW अब जो भी EV व्हीकल बना रहा है तो उसको R&D तो करनी पड़ेगी उस पे, राइट। या तो ऑटोनॉमस व्हीकल ड्राइविंग वाली बना रहे हैं तो R&D तो करनी पड़ेगी। अब वो इंडस्ट्री की कैपिटल साइकिल अब देखो कैसे खराब हुई। मतलब क्या मतलब कैपिटलिज्म क्या ब्यूटीफुल चीज है। चाइना की EVs का नाम सुन रहे हैं कुछ टाइम से? चाइना की आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देखी है? यू हर्ड अबाउट दिस कंपनी ना, BYD? हाँ, या वो BYD, या बिल्ड योर ड्रीम्स करके, या BYD का एग्जांपल हुआ। अब BYD के अलावा एक और कंपनी है Li9 करके, Li9, राइट। 20-20, 25-25 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर आप फीचर देख लोगे तो 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी में भी नहीं है। मतलब दे क्रैक दैट लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब चाइना में लार्ज स्केल पे EV मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री आ गई। तो एक्चुअली में टेस्ला इज डीग्रोइंग इन चाइना नाउ बिकॉज दे आर नॉट एबल टू compete with BYD. That is the extent of dominance they have built into this industry. अब इस इंडस्ट्री का क्या हुआ कि यार लोकली तो सबने 60% चाइना में ऑटो EV है, धीरे धीरे 80-90% पे चल जाएगा। अब कैपेसिटी इतनी बिल्ड होगी तो अब क्या करेंगे? एक्सपोर्ट मारेंगे। कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? जहां पूरे वर्ल्ड में। तो यूरोप में आज चाइना का EV के अंदर नियरली जो भी इंक्रीमेंटल EV व्हीकल बिक रही है, आउट ऑफ एवरी 10, 5 इज फ्रॉम चाइना, 50%। दिस इज समथिंग यू कुडंट हैव इमेजिन 5 years बैक। अब इमेजिन कर सकते थे कि इन अ प्लेस वेयर BMW, मर्सिडीज, फेरारी, जहां से एक ऐसी प्लेस जहां से ये आइकॉनिक ब्रांड्स आए हैं, वहां पे जाके चाइनीज व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इनको डिसरप्ट करेंगे। दैट इज अगेन ब्यूटी ऑफ कैपिटल साइकिल्स, because they poured in that much money and they built a credible product, right? तो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स क्या कर रही है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए चाइनीज EV पे, क्योंकि उनकी लोकल इंडस्ट्री ऑटो की खत्म हो जाएगी, राइट। आई एम प्रीटी श्योर कि आज इंडिया में इतने टैरिफ्स हैं, राइट, बट अगर इंडिया के ऑटो पे टैरिफ्स हट गए, बहुत टफ होएगा इंडियन कंपनीज के लिए कम्पीट करना, बिकॉज यू कांट मैच देयर कॉस्ट कर्व। दे आर इंटीग्रेटेड बैटरी प्रोडक्शन प्लांट्स, और क्योंकि EV व्हीकल में 25-30% कॉस्ट ही आपका बैटरी का है, अगर आपके इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्लांट्स हैं तो कितना प्रॉब्लम होगा आपके लिए, राइट। दैट इज अ लेवल ऑफ चैलेंज व्हिच अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड अप फेसिंग। तो यही आपको ऐसे ही मतलब देखना पड़ेगा कि अब वो ER&D कंपनीज इंडिया की जो है वो यूरोपियन OEM कंपनीज को R&D करने में हेल्प कर रही हैं। बट अब यूरोपियन कंपनीज की इंक्रीमेंटल जो भी न्यू व्हीकल्स आनी थी, चाहे वो हाइड्रोजन आए या EV आए, उसमें तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया। तो क्या करेंगे? R&D बजट काटेंगे। वो R&D बजट काटेंगे तो किस पे इम्पैक्ट आएगा? ER&D कंपनीज पे। तो इंडिया की ER&D कंपनीज पे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है अभी। जहां 20-25% की सेल ग्रोथ थी वो 2-3% की रह गई है। बट अगेन आप वो कैपिटल साइकिल के लेंस से सोच रहे हैं, तो ये एक सोचने का नजरिया है, इट्स अ पर्सपेक्टिव। जरूरी नहीं है कि इट्स अ करेक्ट पर्सपेक्टिव, बट इट्स वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स कि आप ऐसे सोच सकते हैं इन्वेस्टिंग बारे में, आप बिजनेस बिल्ड करने से पहले, क्या मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ वहां पे क्या चल रहा है, राइट। That is how you can think. Right. अगर especially in product industries, not in services industries, especially in product oriented industries, right? सर्विसेज इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं? सर्विस इंडस्ट्री में because the asset light nature of it, right? For example, मतलब just for example लेते हैं, soft example, जैसे अब YouTube पे जैसे SOIC हमारा चैनल है, या जैसे आपका चैनल है, पॉडकास्ट के बहुत सारे चैनल्स हैं, राइट। तो इन अ वे इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट। बट यू स्टिल सी कि स्पेस है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है, ऐसा मतलब कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक कंपनी आके दूसरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकती है।
तो प्रोडक्ट में क्या है कि अगर मैंने आपसे ज्यादा अच्छी व्हीकल निकाल दी 10 लाख रुपए सस्ती, तो मैं आपकी कंपनी की सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। सर्विस के अंदर ना एक बिकॉज ऑफ बिजनेस नेचर वो एक एलिमेंट नहीं रहता। आप लिस्टेड स्पेस में उठा के देखना, आई डोंट थिंक आपको कोई भी एक लॉस मेकिंग आईटी सर्विसेज कंपनी दिखेगी। मतलब कैन यू नेम वन अ लॉस मेकिंग आईटी सर्विस कंपनी? अनटिल अनलेस वो एसएमई ना हो, भांगड़ कैप ना हो, वो कहना मुश्किल है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेम। आई थिंक के सॉल्व्स करके एक कंपनी लिस्ट हुई थी, तो जस्ट फॉर एग्जांपल, आई डोंट ओन द स्टॉक, तो पीछे उसका कोई स्टैट बता रहा था कि कंपनी जब 2010 में लिस्ट हुई थी, उसके आई थिंक ऑलमोस्ट 60% और 70% ऑफ दैट मार्केट कैप जिस पे लिस्ट हुई थी, उतना तो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री को एक स्मॉल स्केल पे करना कुड बी हाईली प्रॉफिटेबल, बट हाँ, प्रोडक्ट इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल पे करना इज नॉट इजी। तो इंडिया में जो मेक इन इंडिया, आई थिंक पीछे जो हमारे मिनिस्टर का जो वो भी आया था कि यार डू ऑल ऑफ अस डू वी वांट टू बी फूड डिलीवरी बॉयज, एक आपने सुना होगा, राइट? कि क्या फूड डिलीवरी करनी है या फिर किराने की दुकानें चलानी है, राइट? बट आई विल स्टिल से कि मैन्युफैक्चरिंग is tougher inherently because it's tough to get the product right, but not only that, because of the regulatory nature in the country as well, it becomes even tougher to do it well. आपके कोहर्ट में, आप जैसे आप 26 हो, मैं 29 हूँ, मेरे एज ग्रुप में मैं आसपास लोग देखता हूँ, very few people want to get into manufacturing. I agree. Very few people. Yeah. Because पहली चीज, लैंड लगाने जाओ, प्लांट लगाने जाओ, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, फिर रेगुलेशन से डील करो, इतना एन नंबर ऑफ रेड टेपिज्म से डील करो, इट लीड्स टू एन इम्पैक्ट, राइट? कि ईज नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि बिजनेस के फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी हाई है, तो फैक्टर्स विच कैन लीड टू द फेलियर ऑफ दैट बिजनेस इज मच मोर देन फैक्टर्स दैट कैन लीड टू द फेलियर ऑफ बिजनेस इन अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट? कई लोगों के प्लांट लग जाते हैं बट अब चल नहीं रहे ठीक से, राइट? खर्चा आपका क्या है कि पैसा कमाने से पहले खर्चा चालू हो जाता है। दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। दिस इज व्हाई फ्यू पीपल हु आर मैन्युफैक्चरिंग। तो एज स्टॉक मार्केट एक सिंपल चीज क्या है, इन्होंने तो प्लांट लगा लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब हमें लगता है हमारा जॉब इजी हो गया, मतलब इनके साथ ही जुड़ जाते हैं, राइट? Yeah, I think majority of my people are getting into the services industry only. Like 70-80% of the people of my age I know would be going into services. Manufacturing में तो पता नहीं, बहुत कम हो गए। मतलब आप अपने फ्रेंड्स में से ले लो एग्जांपल, कितने लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग में? No, I can name only 2 in my circle. I agree. Right. Let's do something interesting. So why don't you share your screen and show on screener how do you analyze a stock or a company and क्या metrics देखते हो P&L, cash flow, balance sheet में, and कैसे evaluate करते हो, अगर आप बताओगे तो? तो मैं एक्चुअली ना ऐसे करूंगा कि पहले स्क्रीनिंग के प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, स्क्रीनिंग से फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे आएंगे, एंड देन वील अप्लाई अ रैंकिंग फ्रेमवर्क, यार इस बिजनेस पे क्या लग रहा है, इसमें कैसा नहीं लग रहा। Awesome, sounds good. जस्ट ओवर है, हम यहाँ पे एग्जांपल्स देते हैं कि अगेन प्रोसेस कैसे चलता है। तो स्टॉक स्क्रीनिंग से, फिल्ट्रेशन से, एंड अगेन एक चेकलिस्ट कैसे लगाते हैं हम लोग। तो आई विल टेक मल्टीपल केस स्टडीज। तो पहले तो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट की 2 मिनट्स का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हम लोग कैसे सोचते हैं कि एक बिजनेस होता है। अब अगेन पीटर लिंच की एक सेइंग है कि एक बिजनेस में आपको 3 चीजों पे हमेशा वो डालनी है नजर कि एक स्टॉक कब चलता है। दैट इज व्हेन द स्टॉक हैज 3 थिंग्स इन इट, अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स, कि जब उसका मुनाफा बढ़ेगा। आपकी मॉम के टी शर्ट पे यही लिखा था आज मैंने देखा था। हाँ, वो भी SOIC मर्चेंडाइज लाइन थी। तो दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि सेम चीज बेंजामिन ग्रेम ने भी बुक में बोली कि इन द नियर टर्म स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग टर्म इट्स लाइक अ वेइंग मशीन। कि नियर टर्म में देखो वोटिंग मशीन है, या ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, बेचो बेचो बेचो, पर लॉन्ग टर्म में जिस बिजनेस का मुनाफा बढ़ेगा या प्रॉफिट बढ़ेगा, इट बिकम्स अ वेइंग मशीन। कि अगर लॉन्ग टर्म में किसी बिजनेस की अर्निंग्स अगर 20-25% पे कंपाउंड हुई और आपका पी रेशियो वहीं पे रहता है, सपोज करते हैं आपकी सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होता स्टॉक के लिए, तो आपका रिटर्न और कंपनी का जो EPS केगर है दैट शुड आइडली बी द सेम। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं टेलविंड्स और हेडविंड्स का। तो टेलविंड्स में क्या होता है कि जब आप कहीं कहीं आपने देखा है, अगर आप दिल्ली से दुबई जाते हैं तो आपका एक फ्लाइट का टाइम कुछ होता है, वेराज जब आप दुबई से दिल्ली आते हैं तो फ्लाइट का टाइम कुछ होता है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जब आप दिल्ली टू बेसिकली दुबई जाते हैं तो आपकी फ्लाइट का जो टाइमिंग है 25 to 30 मिनट्स ज्यादा होता है,
क्योंकि प्लेन इज फ्लाइंग अगेंस्ट द हेडविंड्स। पर जब आप यूएई से दिल्ली आते हैं तो आपका फ्लाइट का टाइम 30 मिनट्स लेसर होता है, क्योंकि प्लेन के पीछे क्या होती है, टेल विंड्स, राइट। तो सिमिलरली बिजनेसेस में टेल विंड्स और एक हेड विंड्स का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब एक बहुत ही सिंपल टेल विंड का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया की जो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री है अब लास्ट 30 ईयर्स से क्यों ग्रो करी है, बिकॉज इंडिया में कॉस्ट इज लोअर, राइट। एंड साथ साथ जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर कंपीटिंग विद सम ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन यूएस। तो वहां पे पर कैपिटा का इतना कॉस्ट का फर्क पड़ जाता है कि वो इंडिया के लिए टेलविंड बन गई। तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री इतना ग्रो कर गई। सिमिलरली प्राइवेट बैंक्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो ये था कि पब्लिक सेक्टर बैंक से मार्केट शेयर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने गेन करा, सो दैट आल्सो लेड टू दिस एडवेंट ऑफ टेलविंड्स। अब जब ट्रैवल स्टार्ट हुआ तो आपने देखा होगा कि न्यू ट्रैवल ब्रांड्स आए। अगर आप मोकोबोरा एक कंपनी आपने देखी होगी, तो अब मोकोबोरा हो गया, यहाँ सफारी हो गया। तो जब ट्रैवल स्टार्ट होता है तो ट्रैवल में सबसे बड़ा टेलविंड क्या क्रिएट होता है कि ट्रैवल के जो असेसरीज है, आप बैग लेके घूम रहे हैं, राइट। आप अगर आप बेसिकली बाइक चला रहे हैं तो आपको स्टोर करने के लिए बेसिकली बैग चाहिए। सो दैट वाज आल्सो अ टेलविंड। प्रीमियमाइजेशन का भी जो एक ट्रेंड है वो टेलविंड है कि अगर आज इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हम, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर है तो गुड़गांव के अंदर जैसे कमेलियाज के सारे हाउसेज सोल्ड हैं। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट आ रहा है डीएलएफ का डहालियास करके, जहाँ पे एक मतलब अपार्टमेंट 80 करोड़ का है, 80 to 100 करोड़ में, वो भी ऑलरेडी 50% सोल्ड आउट हो गए। सो दैट इज अ ट्रेंड ऑफ अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियमाइजेशन। बट अगर आप रॉयल एनफील्ड का एग्जाम्पल लेते हैं आइशर का, तो 10 years बिटवीन 2010 to 2020 क्लासिक करके जो उनकी रॉयल एनफील्ड बाइक थी वो इतनी बिकी क्योंकि इट वॉज एन एस्पिरेशनल प्रोडक्ट। टाटा नैनो कभी क्यों नहीं बिकी, क्योंकि बोल दिया सबसे सस्ती गाड़ी है। तो अगर आदमी बैठेगा सबसे सस्ती गाड़ी में और सोसाइटी के अंदर चलाएगा तो कहेगा यार मैं तो सबसे सस्ती गाड़ी चला रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जनरली दिस इज हाउ पीपल थिंक, बट एट द सेम टाइम पीपल विल प्रेफर टू सिट इन अ क्लासिक, राइट, क्योंकि वहां पे एक टेलविंड है, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। तो ये जो जहां जहां पे भी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स हो गए, जहां जहां पे भी टेलविंड्स हो गई, ये सारी चीजें कहाँ कैप्चर होती है, कंपनी के मुनाफे की ग्रोथ में, दैट इज ईपीएस ग्रोथ इन अ कंपनी, राइट। एंड जब ईपीएस ग्रो करता है कंपनी का तो उसके स्क्रीनर्स और स्कैन्स होते हैं जिसको आप कैप्चर कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम कैसे कैप्चर करते हैं कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं कंपनी का मुनाफा कैसे ग्रो कर सकता है। या तो कंपनी की सेल बहुत तेजी से बढ़ जाए। अगर सेल तेजी से बढ़ रही है तो हमेशा खर्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, तो आपके मुनाफे जो होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स की ग्रोथ होती है, फास्टर आ जाती है। सेकेंड वे क्या है कि आपकी कंपनी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे मार्जिन की एक्सपेंशन होगी कंपनी के अंदर। तो मार्जिन एक्सपेंशन इज ऑल्सो वे कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। कि पहले आप एक प्रोडक्ट बेच रहे थे 20% मार्जिन पे, अब आप दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हैं 30% मार्जिन, तो आपका मार्जिन एक्सपैंड हो जाएगा ब्लेंडेड। सो दैट इज ऑल्सो वे। थर्ड तरीका क्या है कि जब भी हम एक कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो कंपनीज कभी कभी डीलेवरेज कर लेती है। मानिए अपना जो पुराना कर्जा होता है वो पे ऑफ करके डेट फ्री हो जाती है। तो जब कंपनी डेट फ्री होती है, अपनी उधार खत्म करते हैं, तो सबसे पहले क्या खत्म होगा, आपकी ईएमआई खत्म होगी। तो इंटरेस्ट पेमेंट जब खत्म होती है तो इंटरेस्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से घटते हुए दिख जाते हैं। तो एक तो हमारा थॉट प्रोसेस स्क्रीनिंग का क्या है, फंडामेंटल, कि हम ऐसे कंपनी स्क्रीन करेंगे जहां पे अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ नॉर्मल मार्केट से बहुत ऊपर आ रही है। एंड ये ना फेजेस होते हैं बिजनेसेस में, मतलब ये 8 से 12 क्वार्टर या 8 से 16 क्वार्टर के फेजेस होते हैं जो बहुत फास्ट ग्रोथ आती है। फिर क्या होता है कि जब इतनी फास्ट ग्रोथ आ जाती है तो कंपनीज भी बड़ी हो जाती हैं ज्यादा, तो जितनी कंपनीज बड़ी होती हैं उतना उनका ग्रोथ रेट स्लो होते जाते हैं। जैसे अगर आप एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लेंगे तो 1990s में एचडीएफसी बैंक 50% पे ग्रो करता था, 2000s में 30-35% पे ग्रो करता था, 2010 टू 2015 के बीच में 25% पे करता था, फिर 2015 टू 2019 के बीच में 22-23% पे आया, और आज एचडीएफसी बैंक 10 to 15% पे ग्रो करता है। क्योंकि सेम एचडीएफसी बैंक जो 1000 करोड़ की मार्केट कैप का था, आज उसकी मार्केट कैप 9-10-11 लाख करोड़ हो गई। तो साइज भी तो बहुत बड़ा हो गया, आज 15% ऑफ द इंडस्ट्री बन गया एचडीएफसी बैंक, राइट। तो ये भी हमें याद रखना है कि ये फेजेस होते हैं कंपनीज के, हमेशा किसी कंपनी की 25-30-40% ग्रोथ नहीं रह पाती। तो अभी हम सिर्फ स्क्रीनिंग की बात करें। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है स्क्रीनिंग का, क्योंकि हम पहले थ्योरी का समझना जरूरी है बिफोर वी गेट इनटू इट। सेकेंड क्राइटेरिया हम लोगों का क्या रहता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि किसी जगह आंधी आ गई, राइट, किसी जगह तूफान आ गया एंड उस एरिया में, उस नेबरहुड में 10 घर थे। 2 घर की कंस्ट्रक्शन सपोज करते हैं अंबुजा सीमेंट से हुई थी, जो हमारी एक ऐड आती थी टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। बाकी जो 8 घर की कंस्ट्रक्शन कच्चे सीमेंट से हुई थी।
तो आनी तूफान में बाकी 8 घर को बहुत नुकसान हुआ, उनकी दीवारें गिर गई, ऐसा हुआ, बट बाकी जो 2 घर थे, द स्ट्रक्चर्स वर स्टिल स्टैंडिंग टॉल। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दीज 2 हाउसेस हैव शोन मोर रिलेटिव स्ट्रेंथ वर्सेस द 8 हाउसेस, राइट? अगर हम सोचेंगे तो ये कह ही सकते हैं। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अ स्कैन दैट वी यूज टू आइडेंटिफाई बिजनेसेस जहां पे हो सकता है स्मार्ट मनी या मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर रिकग्नाइजिंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग दैट इज हैपनिंग। But these are again screening or scanning criteria because at the end businesses को तो आपको bottoms up समझना पड़ेगा कुछ करने से पहले। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.